तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका था बताओ? NH3। तो हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड में थे, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड। और नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड में जो थे हम लोग पढ़ रहे थे बाउंड एंगल के बारे में। बाउंड एंगल आप लोग पढ़े थे कि ऊपर से नीचे जाने पर बाउंड एंगल क्या होता है? घटते जाता है। और घटने का कारण क्या था? ये जो बीपी या बीपी रिपल्सन था, वही बीपी रिपल्सन क्या हो रहा था? घट रहा था। तो बीपी रिपल्सन के घटने के कारण बाउंड एंगल क्या होता था? घटता था। तो चलिए हम लोग वहां तक पढ़ चुके थे। ABC था, देखिए जरा नंबर C था, चलिए D लगाइए। बेसिसिटी, बेसिसिटी, क्षार्यता, क्षार्यता, बेसिसिटी लगा शब्द इसे। देखो बेसिसिटी क्या है? क्षार्यता। बेसिसिटी क्षार्यता जो होता है वो इधर ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है इधर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व को ही कहा जाता है बेसिसिटी। इलेक्ट्रॉन घनत्व को बेसिसिटी। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व ये डिपेंड करता है साइज पर। किस पर डिपेंड करेगा? साइज पर। किसी भी एटम के साइज पर डिपेंड करेगा। जैसे देखो आप थे नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड में, तो पहला कौन था? NH3, तब था PH3, तब रे ASH3, तब SBH3, उसके बाद BiH3 था, सब था। आप सब जानते हो कि ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली में साइज बढ़ता जाता है। साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। साइज इसका सपोज दैट मान लो कि इतना छोटा होगा, इसका साइज इससे बड़ा, इसका साइज उससे बड़ा, इसका साइज उससे बड़ा, और इसका साइज सबसे बड़ा होगा। साइज बढ़ता जाएगा। डेंसिटी का मतलब हुआ घनापन। जिसका घनापन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, तो उसका डेंसिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब सपोज दैट मान लो इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन यहां भी है। अब देखो साइज के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सब में मतलब लास्ट ऑर्बिट में 5 ही होगा। अब इलेक्ट्रॉन की साइज बढ़ा, इसमें इसका भी साइज बढ़ेगा, तो इसमें और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटता चला जाएगा, इसमें भी घटेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जा रहा है? घटता जा रहा है। समझ रहे बात? तो यहां देखो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा था? घटता जा रहा था। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कहा जाता था? बेसिसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉल्ड बेसिसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेसिसिटी कहते हैं। अब बेसिसिटी जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो तुम जरा दिमाग लगाओ कि नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, तो बेसिसिटी भी ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगा? बोलो, घट जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर बेसिसिटी भी क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा। अब बेसिसिटी भी घटेगा और साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। और साइज के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के घटने के कारण बेसिसिटी भी क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा। तो देखो बेसिसिटी किसको कहिएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व को बेसिसिटी कहते हैं।
ऊपर से जब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के घटने के कारण इसका जो है बेसिसिटी भी घटता चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के घटने के कारण बेसिसिटी घटता जाता है। लेकिन ये जो NH3 है, ध्यान रखना, ये बाकी सभी जो इस हाइड्राइड फैमिली के बाकी सभी फैमिली जो है, ध्यान रखना, हाइड्राइड फैमिली के NH3 को छोड़कर ये बाकी सब जो है ये सब कम बेसिक है, और ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा NH3, यानी इसको कहिएगा मोर बेसिक। मोर बेसिक मतलब क्या हो गया? अधिक क्षारीय। तो NH3 अधिक क्षारीय होगा, और ये सब बाकी क्या हो जाएगा? कम क्षारीय। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड में NH3 अधिक बेसिक होता है या अधिक क्षारीय होता है, लेकिन PH3 तथा बाकी सभी हाइड्राइड जो होता है, हाइड्राइड परिवार का जो एलिमेंट होता है या हाइड्राइड परिवार जो होता है, उस सब कम क्षारीय होता है। क्यों? तो इसमें ध्यान रखना है कि NH3 मोर बेसिक क्यों होता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? अधिक होता है। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही क्या है? बेसिसिटी। तो बस इतना बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेसिसिटी कहते हैं। और जब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिसिटी घटता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता है और साइज बढ़ जाता है। साइज के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाता है। तो सब लिखो, तो लिखो, इलेक्ट्रॉन घनत्व को इलेक्ट्रॉन घनत्व को इलेक्ट्रॉन घनत्व को बेसिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व को बेसिसिटी कहते हैं। लिखा? इलेक्ट्रॉन घनत्व को बेसिसिटी कहते हैं। चलिए इसकी एकदम खराब लगता है, पैराग्राफ चेंज करो तो। लिखो, एन फैमिली के हाइड्राइड में, एन फैमिली के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी, ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी घटता जाता है। बेसिसिटी घटता जाता है क्योंकि साइज के बढ़ने के कारण, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता जाता है। यहाँ देखो, ये NH3 है, उसके बाद PH3,
ASH3, SBH3, उसके बाद BIH3। इसका देखो साइज ऊपर से नीचे जाने पर क्या करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा इसका घटेगा, मतलब ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बेसिसिटी भी क्या होगा, घटेगा। नीचे आने पर बेसिसिटी भी क्या होगा, घटेगा, यानी डिक्रीज करेगा। लिखो, सबसे ज्यादा क्षारीय यही होगा, अधिक क्षारीय, मोर बेसिक। अधिक क्षारीय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाओगे तो इसे दिखाना। इसका साइज बड़ा होगा, लिखो इसको। हो गया। लिख लिया सब? आगे बढ़े। ई लगा सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी घुलनशीलता, सोलिबिलिटी घुलनशीलता। हो गया तुम लोग का। सोलिबिलिटी यहाँ ध्यान दो तुम लोग। देखो जल में कौन कौन घुलनशील होगा। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या हुआ, घुलनशीलता। जो जल में घुलेगा वो घुलनशील कहलाएगा। तो देखो घुलनशीलता, जैसे आप अभी पढ़े NH3, PH3, तब पढ़े ASH3, तब क्या पढ़े, बोलो SBH3, और उसके बाद क्या था, BIH3, ये सब पढ़े। ध्यान दो, हम बताते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है जल में घुलनशील तभी होता है जब वो जल के साथ कितना बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड। तो जल में घुलनशील तब होगा जब जल के अणु के साथ इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनाएगा। इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड जब बनाएगा जल के अणु के साथ, तभी जो है वो जल में घुलनशील होगा। अगर इंटरमोलिकुलर H उसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है तो जल में घुलनशील नहीं होगा। अब तुम जरा ध्यान देना, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनाने के लिए कल ही बताए थे सर, FOR होना चाहिए, दूसरा मॉलिक्यूल्स के पास H होना चाहिए। तो सबसे पहला बात तो इस सब को आप पहले ये छांट दीजिए कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ।
इस सब तो कोई H बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, इसके H से जल एक बॉन्ड बनाएगा, एक वाला घुलता ही नहीं। तो घुलेगा कौन, ध्यान दो। आपका जैसे ये NH3 का मॉलिक्यूल्स है, तो देखो यहाँ पर ये NH3 का मॉलिक्यूल्स है, इसको ना आप कहाँ घोलने जा रहे हो, पानी में। तो इसको जो वाटर में घोलिएगा तो वाटर का फॉर्मूला होता है O और H। अब देखो तुम ध्यान से, इसका H इसका O बॉन्ड बना लेगा आसानी से, इसका N और इसका H नहीं बन जाएगा बॉन्ड आसानी से, मतलब ये बॉन्ड दोनों आसानी से बन सकता है। तो इसका H इसके O के साथ बॉन्ड बना सकता है, और इसका जो N होगा इसके H के साथ, तो दो बॉन्ड ना बन जाएगा। अब देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O है, इसके पास क्या है, H है, तो दोनों आराम से बॉन्डिंग कर सकता है। अब यहाँ देखो इसके पास क्या है, N है, इसके पास क्या है, H, दो बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि बॉन्ड जब भी बनेगा तो आपको बनेगा FON और किसके बीच, H के बीच। तो देख लो N और H, इसका N और इसका H एक बॉन्ड बनाएगा, इसका O इसका H नहीं बना सकता है बॉन्ड, क्या बॉन्ड बन गया, दो। इसका मतलब NH3 पानी में घुल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप PH3 ले आइएगा तो ये देखिए H और O के बीच तो बॉन्डिंग होगा, लेकिन अब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें नहीं है कि H के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो देख लो यहाँ पर P है, P कभी बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब ये सब जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलनशील केवल कौन होगा, बोलो, NH3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि NH3 के अणु जल के अणु के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। जल के अणु के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। तो जल के अणु के साथ जो इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनाएगा वही जल में घुलनशील होगा। तो आप कहिएगा जो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड में NH3 के अणु जल में घुलनशील होते, लेकिन बाकी सभी हाइड्राइड जल में घुलनशील नहीं होते, क्योंकि NH3 के अणु जल के अणु के साथ इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनाते। समझ में आ गया बात, तो लिखो घुलनशीलता, लिखो N फैमिली के हाइड्राइड में, N फैमिली के हाइड्राइड में N फैमिली के हाइड्राइड में देखा NH3 जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन PH3 तथा बाकी सभी हाइड्राइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लिखा कंप्लीट। उसी में लिख दीजिए, क्योंकि NH3 के अणु जल के अणु के साथ H बॉन्ड बनाता है, क्योंकि NH3 के अणु जल के अणु के साथ H बॉन्ड बनाता है। क्योंकि NH3 के अणु जल के अणु के साथ H बॉन्ड बनाता है, इसलिए NH3 जल में घुलनशील होते हैं।
गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो पढ़ाया गया पॉइंट है उसी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH3 तथा ASH3 से अधिक होता है क्यों? से अधिक होता है क्यों? से अधिक होता है क्यों? NH3 का बॉइलिंग पॉइंट EH3 तथा ASH3 से अधिक होता है क्यों? परसुत पढ़ाए थे जो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट क्यों अधिक हो रहा था। NH3 के अणु के पास वंडरवाल फोर्स के अलावा इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड है। समझ रहा बात? चलो लिखो तो। लिखो देखो, जब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट मास के बढ़ने के कारण बढ़ता जाता है। लेकिन NH3 के बॉइलिंग पॉइंट का मान NH3 के बॉइलिंग पॉइंट का मान pH3 तथा ASH3 से अधिक होता है क्योंकि NH3 के अणु वंडरवाल फोर्स के अलावा इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड से जुड़ा होता है। हो गया कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन लिखिए। NH3 का बॉन्ड एंगल pH3 तथा
pH3 तथा बाकी सभी हाइड्राइड से अधिक होता है क्यों? बाकी सभी हाइड्राइड से अधिक होता है क्यों? इसमें आंसर नंबर तुम लोग सी कर देना। सी पॉइंट पढ़े हो ना कल बॉन्ड एंगल वाला? यस। आंसर नंबर सी कर देगा कि क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गया? चलो अगला क्वेश्चन 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आंसर नंबर सी लिख लोगे तुम लोग? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। NH3 के अणु pH3 तथा नाइट्रोजन फैमिली के बाकी सभी हाइड्राइड से अधिक क्षारीय होते हैं क्यों? बाकी सभी हाइड्राइड से अधिक क्षारीय होते हैं क्यों? तीन नंबर में आंसर नंबर डी हो जाएगा। अभी जो पढ़ाएगा बेसिसिटी वाला। चलिए चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लिखिए चौथा क्वेश्चन। NH3 के अणु जल में घुलनशील होते हैं क्यों? NH3 के अणु जल में घुलनशील होते हैं क्यों? चलिए आज के लिए अभी के लिए इतना।